मेरा नाम कविता है। इस दुनिया में मेरे इकलौते बेटे के सिवा मेरा कोई नहीं है। मेरे पति का देहांत बहुत पहले हो चुका है। मैंने बहुत मेहनत करके जैसे तैसे अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, क्योंकि मेरे पति का सपना था कि मेरा बेटा इंजीनियर बने और हमारा नाम रोशन करे। मेरा बेटा अविनाश बचपन से ही पढ़ने में बहुत तेज था। 4 साल तक मेरा बेटा मुझसे दूर हॉस्टल में रहा, क्योंकि उसका इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन दूसरे शहर में हुआ था। लेकिन मेरा बेटा मेरे पास वापस आ गया और आज मेरा बेटा इंजीनियर बन गया है। वो इसी शहर की बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी करता है। उसे देखकर मुझे बहुत गर्व होता है। अब हमारी आर्थिक स्थिति भी ठीक हो गई है और एक खुशहाल जीवन जीने लगे। तो मैंने अपने बेटे से कहा कि अब तो तुम अपने पैरों पर खड़े हो गए हो और तुम्हारी अब उम्र भी हो गई है, तो अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। इसलिए मैं अब तुम्हारे लिए लड़की देखना शुरू कर देती हूँ। मेरे बेटे ने कहा, मम्मी मुझे शादी नहीं करना है। तो मैंने उससे कहा, अगर तुम किसी को पसंद करते हो तो तुम बेहिचक मुझे बता सकते हो बेटा। मेरी बात सुनकर अविनाश ने कहा, नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कोई पसंद नहीं है, बस मैं शादी ही नहीं करना चाहता हूँ। उसके बाद मेरा बेटा ऑफिस चला गया। मुझे लगा शायद उसके मन में शादी को लेकर कोई डर है। तो मैंने सोचा कि मैं अपने बेटे के सबसे अच्छे दोस्त पवन को कहती हूँ कि वो अपने दोस्त को समझाए कि अब उसे शादी कर लेनी चाहिए। मैंने पवन को फोन कर के बोल दिया। वो भी राजी हो गया, लेकिन मेरे बेटे ने उसकी भी बात नहीं मानी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अगले दिन मैंने अपने बेटे को प्यार से कहा, बेटा अगर तुम शादी नहीं करोगे तो तुम्हारे पापा आज जहाँ कहीं भी होंगे वह बहुत दुखी हो जाएंगे, क्योंकि हर माँ बाप का सपना होता है कि उनके बच्चे अपने पैरों पर खड़े होने के बाद अपना घर बसाए, वो भी अपने जीवन साथी के साथ अपने जीवन की एक नई शुरुआत करे। क्योंकि एक उम्र के बाद माँ बाप तो छोड़कर चले जाते हैं और जीवन भर साथ देने के लिए, ख्याल रखने के लिए कोई तो होना ही चाहिए। मेरी इस बात पर अविनाश बोला, ठीक है मम्मी, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी लड़की मेरे साथ रह पाएगी या मुझे झेल पाएगी। मुझे अपने बेटे की ये बात कुछ अजीब सी लगी। मैंने कहा, झेल पाने का क्या मतलब? मेरा बेटा लाखों में एक है। ऐसी बातें मत कर देखना। जो तुझे शादी करेगी वो बहुत किस्मत वाली होगी। उसके बाद मैंने अपने बेटे के लिए एक से एक खूबसूरत लड़कियां देखना शुरू कर दी, क्योंकि मेरा बेटा इकलौता है और वह बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी करता है। इसलिए मुझे जल्द ही एक बहुत अच्छी लड़की मिल गई जो खूबसूरत थी। फिर क्या था, मैं झटपट उसके घर वालों से बात करके शादी की तारीख फिक्स कर दी। देखते ही देखते शादी का दिन भी आ गया। मेरा घर रिश्तेदारों से भरा पड़ा था। अगर किसी की कमी थी तो सिर्फ मेरे पति की। मुझे अपने पति की बहुत याद आ रही थी। मैंने सोच रही थी कि आज अगर वह जिंदा होते तो अपने बेटे को दूल्हा बनते हुए देख फूले न समाते और अपना बेटा बहू को खूब आशीर्वाद देते। खैर, मेरे बेटे की शादी अच्छे से हो गई और सभी कामकाज बहुत अच्छे से निपट गए। उसके बाद रात को मेरे बेटा बहू अपने कमरे में चले गए। माँ यह सोचकर बहुत खुश हो रही थी कि आज मेरा सपना पूरा हो गया। खुशी के आंसू मेरी आंखें नम कर रहे थे। अभी मैं चैन की नींद सोने ही वाली थी कि अचानक बेटे के कमरे से बहू के चीखने की आवाज आने लगी। तभी उनके रूम का गेट खुलता है और मेरी बहू चीखते हुए बाहर निकलती है। मुझे तो समझ ही नहीं आया कि अचानक ये सब क्या हुआ। मैंने बहू से पूछा तो वो कुछ भी बताने को तैयार ही नहीं थी। बस इतना कहा कि आपका बेटा जानवर है, मुझे वापस अपने घर जाना है। अभी इसी वक्त मैंने बहुत समझाया पर वो नहीं मानी और बहू उसके घर भेजना पड़ा। सब रिश्तेदार तरह तरह की बातें बनाने लगे और मोहल्ला में अलग बदनामी हो रही थी।
बदनामी हो रही थी। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, आखिर यह सब क्या हुआ, क्यों हुआ। बेटे से पूछा तो बोला मुझे याद नहीं, मुझे परेशान मत करिए। अगले दिन मैं बहू के घर गई। मैंने बहू से पूछा बेटी क्या बात है, अब तो बता दो। उसने मुझसे कहा मुझे बेटी मत बुलाइए, आप जाकर अपने बेटे से पूछिए, मुझे आपके बेटे के साथ ही नहीं रहना है। मैंने बोला आखिर हुआ क्या था, बताओ तो सही, मेरे बेटे में कोई कमी नहीं है और वो एक संस्कारी लड़का है, फिर तो क्या बात है। बहू ने कहा मुझे आपके बेटे से तलाक चाहिए। मैंने कहा बहू घर चलो, वहीं चलकर बात करते हैं, जो समस्या है उसका समाधान करते हैं। लेकिन वह लड़की नहीं मानी और उसने तलाक ले लिया। मैंने अपनी बहू से कहा कि तुमने तलाक तो ले ही लिया है, तो अब तो बता दो आखिर हुआ क्या था। सुहाग रात वाली रात को लेकिन उसने कुछ भी नहीं बताया। मैंने अपने बेटे से भी बहुत पूछा लेकिन उसे कुछ याद ही नहीं था। फिर कुछ दिनों के बाद अपने बेटे के लिए फिर से रिश्ते देखना शुरू कर दिए। मेरे बेटे की एक बार फिर भी शादी हो चुकी है और उसकी सुहाग रात वाले दिन उसकी पत्नी कमरे से चीखती हुई बाहर निकल गई थी और फिर उसका तलाक हो गया। यह सारी बातें अब सभी को पता चल चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे बेटे से शादी करने के लिए एक बहुत ही अच्छी परिवार की लड़की तैयार हो गई। मेरी भी भगवान से यही दुआ थी कि मेरे बेटे का घर भी किसी तरह से बस जाए। खैर देखते देखते मेरे बेटी के शादी का दिन आ गया, लेकिन इस बार मैंने अपने बेटे की शादी धूमधाम से नहीं करी बल्कि मंदिर में करवाई और बहुत ही कम रिश्तेदारों को शादी में शामिल किया, क्योंकि मुझे लगा कि अगर एक बार फिर से पहले की तरह कुछ उल्टा सीधा हो गया तो फिर कहीं मेरे बेटे और मेरी बदनामी ना हो जाए। खैर शादी बहुत अच्छे से हो गई और मैं अपने बेटे बहू को अपने घर ले आई। जब रात हुई तो दोनों लोगों को उनके कमरे में भेज दिया गया। मैं अपने कमरे में आकर भगवान से प्रार्थना करने लगी कि वह अपनी कृपा बनाए रखे, आज रात अच्छे से बीत जाए और सब कुछ अच्छा कर दे। जैसा पहले हुआ वैसा दोबारा से अब कुछ भी ना हो। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे बहुत चिंता सता रही थी, जिसकी वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी। इसलिए मैं चुपचाप अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। तभी अचानक एक बार फिर मेरे बेटे के कमरे से बहू के तेज चीखने की आवाज़ सुनाई दी और कुछ ही पलों में बहू कमरे से चीखती हुई बाहर निकली। मैं भी बाहर निकली तो बहू बिल्कुल बदमाश सी थी। उसकी हालत बहुत खराब लग रही थी और वो बहुत डरी हुई लग रही थी। मैंने जब पूछा कि क्या हुआ तो वो बता ही नहीं पा रही थी। वो रोने लगी और बोली मुझे घर भिजवा दीजिए, अभी इसी वक्त मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैंने समझाया पर वो नहीं मानी तो मैंने उससे उसके घर जाने दिया। मुझे अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। मैं अपने बेटे के कमरे के बाहर पहुंची तो मेरे बेटे के कमरे की खिड़कियां थोड़ी सी खुली हुई थी। मैंने उसमें से अंदर झांक कर देखा तो मेरा बेटा जोर जोर से हाँफ रहा था और अजीब तरह से बैठा था। उसकी आंखें भी लाल लग रही थी। मैंने जब यह नज़ारा देखा तो अंदर तक कांप गई। मुझे यह सब तो समझ में नहीं आ गया कि मेरे बेटे से शादी करने वाली हर लड़की सुहागरात वाले दिन चीखती हुई भाग क्यों जाती है, लेकिन मेरा बेटा आखिर इस तरह की हरकत क्यों कर रहा है। इसकी वजह मुझे पता नहीं चल पा रही थी, क्योंकि इस बार भी मैंने जब से उससे इस सब के बारे में पूछा तो उसने यही कहा कि उसे कुछ याद भी नहीं है। मुझे डर लगने लगा कि कहीं मेरा बेटा किसी गलत संगत में तो नहीं पड़ गया, कहीं उसने सुहागरात को बहू के साथ कुछ वैसा। मैंने खुद से कहा नहीं नहीं मेरा बेटा ऐसा नहीं है, ये मैं क्या सोच रही हूँ। फिर मुझे याद आया कि मेरे बेटे ने कहा था कि कोई लड़की उसे झेल नहीं पाएगी। आखिर उसने ऐसा क्यों कहा था। अब तो मुझे और भी ज़्यादा उलझन होने लगी थी। एक हफ्ते के बाद मैं अपनी बहू से मिलने उसके घर गई तो वह मेरे आगे हाथ जोड़ने लगी और बोली मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन मैं आपके बेटे के साथ नहीं रह सकती, इसलिए मैं उसे तलाक देना चाहती हूँ।
मैंने अपनी बहू से कुछ नहीं कहा और चुपचाप उसके घर से चली आई, क्योंकि अब मुझे पता था कि जो भी बात है वो मेरे बेटे की तरफ से है और मेरा बेटा जिससे शादी करता है उसके साथ कुछ गलत करता है तो कोई भी लड़की ऐसे लड़के के साथ नहीं रहेगी। मैं भी किसी लड़की की जिंदगी क्यों खराब करूं। शाम को मेरे बेटे का दोस्त पवन घर आया तो मैंने रो रो कर उसे सब कुछ बता दिया। मैंने कहा, अगर अविनाश किसी गलत राह पर चल पड़ा है तो बेटा उसे सही रास्ते पर ले आओ। मैं उसकी माँ हूँ, मैं उससे इस सब के बारे में ज़्यादा कुछ खुलकर नहीं कह सकती, लेकिन तुम तो दोस्त हो, उसे समझा सकते हो और पता कर सकते हो आखिर मामला क्या है। पवन ने मुझे भरोसा दिया कि वो पता लगाकर सब कुछ ठीक कर देगा। 3 दिन के बाद मेन गेट की घंटी बजी। मैंने दरवाजा खोला तो मेरी बहू मेरे सामने तलाक के कागज लेकर खड़ी हुई थी। मैंने उससे कहा, तलाक के कागज तुम्हें लेकर आने की क्या जरूरत थी बेटा, तुम किसी के भी हाथों भिजवा देते, मैं अविनाश से उसके साइन करवा कर वापस भिजवा देती। मेरे इतना कहते ही मेरी बहू रोने लगी और उसने तलाक के कागज फाड़ कर फेंक दिए। ये सब देखकर मैं तंग रह गई। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह क्या हुआ। मेरी बहू बोली, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बिना सच्चाई जाने इतना बड़ा गलत फैसला ले लिया, लेकिन अब जब मैं सब जान चुकी हूँ तो मैं अब सब कुछ ठीक कर दूंगी। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने बहू से कहा, साफ साफ बताओ आखिर क्या बात है। तभी पीछे से पवन की आवाज़ आई। वह बोला, आंटी बात क्या है वह मैं आपको बताता हूँ। फिर पवन ने दरअसल जब अविनाश अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था तब उसे एक लड़की से प्यार हो गया था। वह उस लड़की से सच्चा प्यार करने लगा था और उससे शादी भी करना चाहता था, लेकिन वह लड़की अविनाश को धोखा दे रही थी। यह बात अविनाश को बहुत बाद में पता चली और जब उसने उस लड़की से इस सब के बारे में पूछा कि उसने अविनाश को धोखा क्यों दिया तो वह उल्टा अविनाश पर इल्जाम लगाने लगी कि कोई भी लड़की अविनाश के साथ नहीं रह सकती और न ही उसे झेल सकती, क्योंकि वह किसी का भी प्रेमी या पति बनने के काबिल नहीं है, इसलिए वह अविनाश को छोड़कर जा रही है। उस लड़की की यह सारी बातें अविनाश के दिल की गहराई में बैठ गई और उसे बहुत गहरा सदमा लगा। इसके बाद से अविनाश लड़कियों से नफरत करने लगा और हर लड़की से दूर रहने लगा। लेकिन जब उसकी शादी हुई तो सुहागरात को जब उसकी पत्नी उसके करीब गई तो उसके दिमाग में उसकी पिछली प्रेमिका की वही बातें घूमने लगी और वह अपना आपा खो बैठा और उस लड़की का गुस्सा अपनी पत्नी पर ही निकालने लगा। उसके दिमाग पर उन बातों का इतना गहरा असर हुआ था कि जब वह यह सब सह रहा होता उसे जरा भी एहसास नहीं होता और इसलिए बाद में उसे कुछ भी याद नहीं रहता था। मेरी बहू ने कहा, मान जी आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं अपने पति को बहुत अच्छे डॉक्टर को दिखाऊंगी और देखना वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। किसी और के लिए की सजा मैं अपने पति को नहीं मिलने दूंगी। न जाने कैसे कुछ लोग अपने टाइम पास करने के लिए दूसरों की भावनाओं के साथ खेल खेलते हैं, फिर खिलौना समझकर उसका दिल तोड़ देते हैं, लेकिन मैं अपने पति के टूटे हुए दिल को जोड़ूंगी और उसे अपने प्यार से भर दूंगी। कुछ महीनों की थेरेपी के बाद मेरे बेटे की दिमागी हालत बिल्कुल ठीक हो गई और अब वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और एक अच्छी जिंदगी जी रहा है। यह देखकर अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और खुद को बहुत किस्मत वाली मानती हूँ कि मुझे इतनी समझदार और अच्छी बहू मिली। आज मैं एक प्यारी सी गुड़िया की दादी बन चुकी हूँ।